नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर और मैं हूँ राजश्री आपके साथ। शुरू करते हैं खबरों का नया सिलसिला। बिहार में गुरुवार को पहले चरण के लिए मतदान होगा। इस बीच सियासी दलों ने दूसरे और आखिरी चरण के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गया पहुंचे और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के भिंडस मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने एनडीए समर्थित प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के पक्ष में जनता से समर्थन और वोट मांगा। इस दौरान सीएम योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में जंगल राज कायम किया था और यहाँ के लोगों को जमकर लूटा गया, लेकिन अब वक्त है कि वक्त बदल दिया जाए। पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया। और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महागठबंधन के पक्ष में जमकर पसीना बहा रहे हैं। नवादा में अखिलेश ने दावा किया कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार चल रही है। बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। अब जनता बीजेपी को करारा जवाब देने का मूड बना चुकी है। इस बार तो बिहार में जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार तो बदलाव की बयार चल रही है। बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी, फिर बिहार बदलेगा। इस बार मंच पर हमारे साथ जिनके तो बीजेपी और सपा भी अपने रंग बिहार में दिखा रही है। उधर तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज किया है और जो इस बात का सबूत है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी तो अभी बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाया जाएगा। तेज प्रताप यादव का ये बयान उस वक्त आया जब तेजस्वी यादव ने महुआ में चुनाव प्रचार किया था। तेज प्रताप ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जीत का दावा किया और कहा कि वे जल्द ही राघोपुर में भी प्रचार करने जाएंगे। जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन बानी और संयमित रह करके लोग बोले। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। देखिए, क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है और क्रिमिनल का अंत हुआ है, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। हमारे क्षेत्र में वो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर।
और तेज प्रताप यादव ने केवल तेजस्वी यादव पर ही नहीं बल्कि अमित शाह पर भी निशाना साधा। जैसा कि आपने उन्हें कहते सुना कि जो लोग जो कुछ बोल रहे हैं वो उन्हें बोलने दीजिए। दरअसल अमित शाह ने लालू परिवार को एक कंपनी बताया था जिससे तेज प्रताप यादव नाराज से दिखे और उन्होंने कहा कि अमित शाह की बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये उनके बयान में सुना, लेकिन उनके बयान से ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आरजेडी में और ख़ासकर यादव परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। माँ और बाप यानी लालू यादव और राबड़ी यादव के बीच एक धर्म संकट की स्थिति बनी है। किस बेटे को गले लगाएं, किसको छोड़ दें। उधर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया पर पंडारक के एक युवक ने मारपीट का आरोप लगाया है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उसने लल्लू मुखिया और उनके 5 समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। लल्लू मुखिया ने इस आरोप को विपक्ष का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा है कि विरोधी उम्मीदवार अपनी हार देखकर उन पर झूठे आरोप लगवा रहे हैं। ग्रामीण एसपी अपराजिता लोहान ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इससे पहले भी लल्लू मुखिया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके काफिले पर पथराव किया गया था और उस घटना में उनके समर्थक मिथिलेश यादव घायल भी हो गए थे। उस वक्त लल्लू मुखिया ने इस हमले के लिए जदयू नेता ललन सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। लल्लू मुखिया अपनी बाहुबली छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पथराव की घटना पर उन्होंने कहा था कि जनता हमारी मालिक है और अगर मालिक थप्पड़ भी मार दे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, उसके अंदर भी हमारी जांच की गई है। जो एफआईआर है उसके अंदर की जा रही है। 6 लोगों को उसके अंदर नामजद अभियुक्त बनाया जा रहा है। जो भी सुसंगत धाराएं हैं विधि सम्मत कार्रवाई उसके अंदर की जा रही है। ये सरासर गलत है और जब हमारा बाढ़ विधानसभा का व्यू नहीं है, मोकामा विधानसभा में है और बाढ़ विधानसभा में हमारे ऊपर पत्थर भी चलाया, सीएनजी को भी उल्टा, तब जनता मालिक है। उनका पत्थर को हम गले में हार बनाकर पहन लिए, फूल के माला बना के पहन लिए। और जब वहाँ के घटना के बारे में कुछ लोग हमको अभी बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो 16 आना गलत है। और इसमें साजिश करके माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू कल आए हैं और उन्हीं का भागना कहता है, चेला कहता है। इस बीच में तरह तरह के चुनावी रंगत देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि ललन सिंह पर यह आरोप भी लगा था कि उन्होंने तमाम समर्थकों से ये कहा कि या तो वोट देने के लिए लोगों को निकलने ही न दें जो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दे रहे हैं, या फिर इस बात की ताकीद की जाए कि जब अगर वो घर से कोई भी वोटर निकले तो जो जाकर कमल के निशान पर ही अपना वोट डाले। गौरतलब है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह काफ़ी सक्रिय हैं और ललन सिंह को ये माना जाता है कि वो किसी भी तरीके से जीतने में विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि जीत ही बोलती है। अगर आप जीत जाते हैं तो इसके पीछे की कहानियां लोग वैसे ही भूल जाते हैं। बहरहाल सहरसा जिले में पहले चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार मंगलवार शाम को थम गया और अब जिले के 4 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होने वाला है। और इस बीच डीएम दीपेश कुमार और एसपी हिमांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मतदान शांतिपूर्ण कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 विधानसभा सीटों सोनवर्षा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी पर कुल 12,96,000 मतदाता अपना वोट डालेंगे। जिले में 1566 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए 53 कंपनियां सीआरपीएफ की, 2 कंपनियां बीएसएफी की, 1500 पुलिसकर्मी और 2400 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। जो भी व्यवस्था, जैसे एएमएफ की व्यवस्था, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एएमएफ की व्यवस्था करते हैं, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का। उसमें हर एक बूथ पर जो भी पेयजल की सुविधा होती है, रैम्प की सुविधा होती है, बिजली की सुविधा होती है या व्हील चेयर्स की सुविधा होती है पीडब्ल्यूडी लोग के लिए, हम लोगों ने उसकी व्यवस्था
करा रखी है। उसके बाद जो विधि व्यवस्था से लेकर वाहन कोषांग में जो गाड़ियों का हम लोगों का यूज होता है, गाड़ियाँ भी पूर्ण मात्रा में हमारे गाड़ियाँ भी उपलब्ध हो गई हैं। कल डिस्पैच होगा, तो हमें नहीं लगता कि कोई इशू होगा। थैंक यू। और बिहार से अब आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित BAU में आयोजित राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला को संबोधित करते हुए झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रबी फसल से संबंधित जानकारी को हर किसान तक पहुंचाना जरूरी है ताकि अधिक पैदावार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। राज्य स्तरीय इस कर्मशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम के साथ कृषि के क्षेत्र में बदलाव और रबी फसल से हुए नुकसान की भरपाई की भी जानकारी दी। वहीं कृषि मंत्री ने झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने का टास्क विभाग के अधिकारियों को दिया है। प्रत्येक साल ये कार्यशाला इसीलिए रखा जाता है, चाहे वो खरीफ के समय में हो या रबी के समय में हो, ताकि जितने हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो कुछ टेक्निकल जानकारियों को ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक ले जा सके। और इस वर्ष हम लोगों का ये आकलन था कि बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, अच्छी बारिश हुई थी, मगर अंत में ये जो चक्रवाती तूफान के कारण कई सारे फसल का जो नुकसान हो रहा है, ये भी काफ़ी दुखदायक है। और विशेष रूप से हमारे किसानों के लिए ये एक सोल सोर्स है इनकम का। उनका घर, उनके बाल बच्चे सब इसी आय से वो चलते हैं। तो ये मैंने आज सभी अधिकारियों को यही निर्देशित किया है कि जितने अधिकारी हैं काफ़ी संवेदनशीलता से काम करें। जो मेहनत वो कर रहे हैं फील्ड में, उससे और एक्स्ट्रा जाके फील्ड में मेहनत करें। और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके, चाहे वो ब्लॉक में हो या जिला में हो, और अंचल अधिकारी से भी जाके मिले, बात करें, और ताकि सही रिपोर्ट जिला तक आ सके और जिनकी जो मुआवजा बनती है वो किसानों को वो मुआवजा हम। और अब वापस झारखंड लिए चलते हैं। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय सभागार में पुलिस महानिरीक्षक सह स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी डॉक्टर माइकल राज एस की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक अभियान ने चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों को ब्रीफिंग करने, योजनाबद्ध तरीके से ड्यूटी में प्रतिनियुक्त करने, पोलिंग पार्टी को बूथ तक ले जाने और लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से रूट चार्ट तैयार करने पर चर्चा हुई। उधर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रांची के बुंडू अनुमंडल प्रखंड अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालयों में उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति, अभिलेखों, सेवा पुस्तिका, आगत निर्गत पंजी व्यवस्था, जन शिकायत निवारण व्यवस्था, पेंशन और अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय में एक कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित पाया गया, जिस पर उपायुक्त ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और कहा कि कार्यालय में समय पालन और अनुशासन सर्वोपरि है। मंजुनाथ भजंत्री ने ये निर्देश दिया कि अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया गया। उधर अपनी 8 प्रमुख मांगों को लेकर झारखंड राज्य आकलन सफल सह प्रशिक्षक सहायक अध्यापक संघ ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपनी मांगे बताते हुए कहा है कि राज्य के करीब 45,000 सफल और प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को बिहार के तर्ज पर और पूर्व में हुए समझौते के अनुरूप वेतनमान या समतुल्य मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही सहायक अध्यापक नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए आकलन को समकक्ष मानकर प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई।
इसके अलावा सहायक अध्यापकों को भविष्य में सहायक आचार्य के रूप में शामिल करने, टीजीटी परीक्षा में कार्यानुभव के आधार पर 20% पासिंग मार्क्स की छूट देने और सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष तय करने की भी मांग की गई। वहीं बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय में सालाना वृद्धि 4% से बढ़ाकर 8% करने की मांग की गई है। अब छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं आपको। बिलासपुर के लाल खदान में मंगलवार को हावड़ा रूट पर एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां एक मेमू ट्रेन और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। इस भीषण टक्कर में अब तक 11 यात्रियों की मौत की खबर है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे वाले स्थल पर मरम्मत और सफाई का काम चल रहा है। मंगलवार शाम को जब ट्रेन लगभग 4 बजे गतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मध्य में थी, तभी लोकल यात्री ट्रेन ने एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान लोकल ट्रेन की पहली बोगी मालगाड़ी की अंतिम बोगी के ऊपर चढ़ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को बिलासपुर शहर के अपोलो छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ट्रेन हादसे के बाद लाल खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। मौके पर 140 टन का ब्रेक डाउन क्रेन लाया गया, जिसके जरिए रेलवे ट्रैक से क्षतिग्रस्त कोच को हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर रेल हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हर संभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है। साय सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए और उनका अच्छा इलाज हो, इसका निर्देश दिया गया है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल यात्री को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उधर जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के अधिवक्ताओं ने गुलाब कॉलोनी और कलेक्टर परिसर में अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को गुलाब का फूल भेंट करके उनसे मकान खाली करने का विनम्र आग्रह किया है। अधिवक्ताओं ने सरगुजा कलेक्टर को भी गुलाब का फूल देकर अनुरोध किया कि वे अपने कर्मचारियों को मकान खाली करने का निर्देश जारी करें। दरअसल 6 महीने पहले गुलाब कॉलोनी को जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन अब तक कॉलोनी खाली नहीं हो पाई है। इसी कारण सरगुजा कलेक्टर ने अंबिकापुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर चटीरमा में नए न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटित कर दी थी, जिसका अधिवक्ता संघ ने विरोध किया था। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी शिकायत की थी। शिकायत के बाद न्यायालय के पास स्थित सरकारी आवास कॉलोनी को तोड़कर नए न्यायालय भवन निर्माण की योजना बनी, लेकिन 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों ने मकान खाली नहीं किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन का राह अपनाएंगे। गौरतलब है कि गुलाब कॉलोनी में कई न्यायालय कर्मचारी और अन्य सरकारी अधिकारी रहते हैं। नए न्यायालय भवन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन इन लोगों ने अपने मकान अभी तक खाली नहीं किए हैं। हम लोग विधि के चूंकि मानने वाले लोग हैं, हमको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के बारे में भी सारी परिस्थितियों को मालूम है हम लोगों को। इन विद्यमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज जिला कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात की है और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हमको आश्वासित किया गया है कि इस परिसर को 4 दिनों के अंदर हम खाली करा देंगे और खाली कराने के बाद ये जो परिसर है इसको मिला करके हमारा नवीन निर्माण उसी अनुरूप प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य ई-अटेंडेंस प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे इस नीति के बिना कोई और काम नहीं किया जा सकता। किसी न्यायिक बाधा के जारी रहने का रास्ता भी इससे साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की
पीठ ने ये फैसला सुनाया कि ये मामला कार्यपालिका की नीति के अंतर्गत आता है और इसमें अदालती हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये याचिका अशोकनगर जिले में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने दायर की थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 20 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें 1 जुलाई 2025 से 3,50,000 से अधिक शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति लागू करने का आदेश दिया गया था। सुनील कुमार सिंह ने ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की कमियों पर प्रकाश डाला और आशंका जताई कि खराब नेटवर्क कवरेज के कारण या आने जाने में अनुपस्थिति और शिक्षकों के वेतन में कटौती हो सकती है। राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने प्रतिवाद किया कि ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम निगरानी को बढ़ावा देता है, प्रॉक्सी शिक्षण पर अंकुश लगाता है और डेटा आधारित स्थानांतरणों और पदोन्नति में योगदान देता है। उन्होंने पीठ को आश्वस्त किया कि कम कवरेज वाले क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन विकल्प मौजूद हैं। जिला अधिकारियों ने कर्मचारियों को जियो टैग किए गए फोटो अपलोड से परिचित कराने के लिए व्यवहारिक सत्र आयोजित किए हैं। उधर डबरा के सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी श्वान दस्ते का सम्मान और डीब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वदेशी श्वान दस्ते ने 31 अक्टूबर 2025 को गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सफलतापूर्वक भाग लेकर देश का गौरव बढ़ाया था। ये परेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में संपन्न हुई थी, जिसमें भारतीय नस्लों रामपुर, हाउडिस, मुधोल का अनुशासित प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहा था। प्रधानमंत्री ने भारतीय नस्लों के श्वान दस्ते की प्रशंसा करते हुए एकता परेड में सबसे प्रशंसनीय भागों में से एक स्वदेशी नस्लों के श्वानों का अद्भुत प्रदर्शन माना था। यहाँ प्रशिक्षित रिया श्वान ने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में 116 विदेशी नस्लों को पीछे पछाड़ते हुए चैंपियनशिप विजेता का गौरव अर्जित किया था। डॉक्टर शमशेर सिंह आईपीएस एडीजी और निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी ने एनटीसीडी टीम प्रशिक्षकों और श्वान संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनकी सराहना करते हुए उत्कृष्टता किसी भी क्षेत्र में सराहनीय है, ये कहा। उनका मानना था कि भारत की भावना और भारतीय नवाचार का प्रतीक हैं। राजस्थान से खबर लेते हैं। सीएम भजन लाल का सख्त एक्शन। जयपुर डंपर हादसे के बाद सीएम भजन लाल ने सख्त एक्शन लेते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। उधर ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों के लाइसेंस भी तुरंत रद्द होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सड़क हादसे ने हर किसी को दरअसल झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में शराबी ड्राइवर ने डंपर को ऐसे दौड़ाया कि जो भी सामने आया वो उसे कुचलता गया। करीब आधा किलोमीटर तक जो भी उसके आगे आया वो उन्हें रौंदता हुआ दौड़ता रहा। हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हरमाड़ा क्षेत्र में हुए इस हादसे के दौरान सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 5 मंत्रियों और कई विधायकों को तत्काल मौके पर भेजा। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल का मुआयना करने के लिए भेजा गया और उसके साथ साथ उन सभी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का भी हालचाल जाना। अब मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम भजन लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे हादसों में कमी लाने के तमाम प्रयास करें। जयपुर में जो हादसा हुआ उसमें डंपर चालक शराब के नशे में धुत पाया गया था। ऐसे में सीएम भजन लाल शर्मा ने स्पष्ट कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सड़क हादसों पर रोकथाम लगाने के लिए यातायात नियमों की सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के साथ ही दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य करें। बैठक के दौरान सभी जिला कलेक्टरों को भी वीसी से जोड़ा गया।
और गुरु नानक देव के गुरु पर्व के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दरबार साहिब के आसपास स्थित विरासती इमारतों की सुंदरता को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ व्यापार दूसरे देशों के जरिए हो सकता है तो करतारपुर कॉरिडोर भी खोला जा सकता है। इस संबंध में गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री के साथ बैठक की जाएगी। तो आज की खबरों में बस इतना ही, लेकिन हम आपको ये भी दिखा दें कि गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व जो आज मनाया गया, इससे तमाम जगहों पर खूबसूरत दीपमाला और आतिशबाजी देखने का आनंद प्राप्त हुआ। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। सुबह से ही ये नज़ारे हर तरफ देखने को मिले हैं। सुबह से ही पंजाब, देश के अन्य राज्यों और विदेशों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गुरु घर में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं और हर ओर वाहे गुरु के स्मरण से पूरा वातावरण गूंज रहा है। और आज की खबरें बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।